हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन स्टडी ऑफ गैस लॉज। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक है गैस इक्वेशन और दूसरा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस इक्वेशन की कि गैस इक्वेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो गैस इक्वेशन हमको एक रिलेशनशिप देती है किसके बीच में, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इन तीन वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप देती है हमें गैस इक्वेशन। तो अब गैस इक्वेशन का तो आपको पता चल गया है। इससे पहले आपने चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो चार्ल्स लॉ हमको एक रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, लेकिन वो कब होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट है। और जो बॉयल्स लॉ होता है वो भी हमको एक रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, लेकिन कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखें, प्रैक्टिकल कंडीशंस देखें किसी भी गैस के लिए, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि कहीं पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो या कहीं पे प्रेशर कांस्टेंट हो। वहां पे ऐसा भी तो हो सकता है जहां पे न टेम्परेचर कांस्टेंट है, न प्रेशर कांस्टेंट है, न ही वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशंस में ना आप बॉयल्स लॉ अप्लाई कर पाओगे और न ही आप चार्ल्स लॉ अप्लाई कर पाओगे। तो वहां पे एप्लीकेशन होता है किसका, गैस इक्वेशन का। अब क्वेश्चन ये आता है कि गैस इक्वेशन हमें मिलती कैसे। तो गैस इक्वेशन हमें इन्हीं दो लॉज की हेल्प से मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि गैस इक्वेशन कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये आप पढ़ चुके हो। दिस इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ यही कहता था कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। सिमिलरली जो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो ये कौन कहता है, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ भी हमको पता चल गया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और ये कब होता है, जब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो, और ये कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये क्या कहता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के। तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी ऑन कंबाइनिंग दीज टू कंडीशंस, ऑन यूजिंग दीज टू कंडीशंस। तो इन दोनों कंडीशंस को यूज करके हमको क्या मिल गया, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लीजिए आप, k या c। तो c इंटू टी बाई पी। c क्या है यहाँ पे, c एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यहां से हम लिख सकते हैं p को आप उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये हो जाएगा pv इज इक्वल टू c। तो t को भी आप उधर डिवाइड कर सकते हो तो pv बाई टी दैट इज इक्वल टू c, और c इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये गैस इक्वेशन क्या कहती है, ये हमको गैस इक्वेशन मिल गई। तो गैस इक्वेशन क्या कहती है कि जो वैल्यू होती है किसकी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये हमेशा इसकी जो वैल्यू होती है किसी भी गैस के लिए ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर आपके पास कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ गैस है तो उसके लिए ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो pv बाई टी जो होगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर कंडीशन की, मान लेते हैं किसी टाइम पे प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, तो उस पर जो टेम्परेचर है मान लेते हैं T1 है। और अगर कभी प्रेशर P2 है, उसी गैस का वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर उसका हो जाता है T2, तो P1 V1 बाई T1 ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। P2 V2 बाई T2 ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप कह सकते हो P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपको जो गैस इक्वेशन है उसकी कंडीशन भी मिल जाती है कि P1 V1 बाई T1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 बाई T2। और इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि PV बाई T हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है किसी भी गैस के लिए। तो ये गैस इक्वेशन हमको बहुत हेल्प करेगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब एक और हेल्प हमको गैस इक्वेशन से मिल सकती है। अगर आप चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ भूल जाते हो तो आप गैस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो। अगर आपको गैस इक्वेशन पता है तो आप चार्ल्स लॉ की या बॉयल्स लॉ की कंडीशन डायरेक्टली लेके आ सकते हो। कैसे, हमको अगर पता नहीं है कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो हम यहां से कंडीशन लेके आ सकते हैं। मान लेते हैं अगर किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। इसको इक्वल टू T मान लेते हैं कि T1 भी और T2 भी किसके बराबर है, T के बराबर है। अगर मैं T1 और T2 की वैल्यू इस कंडीशन में पुट करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा P1 V1 बाई T इज इक्वल टू P2 V2 बाई T, क्योंकि T1 और T2 दोनों की वैल्यू T पुट करनी है।
दोनों तरफ T डिवाइड हो रखा है तो दोनों तरफ से T कैंसिल कर सकते हैं। तो हमको क्या मिल गया यहाँ से, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और आपको पता होगा, आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2, ये किसकी कंडीशन है, बॉयल्स लॉ की। अब देखिए हमको तो बॉयल्स लॉ पता भी नहीं था, हमको केवल ये इक्वेशन पता थी, इस इक्वेशन से हमको बॉयल्स लॉ मिल गया। तो अगर आप इक्वेशन याद रखते हो तो बॉयल्स लॉ की कंडीशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। वैसे ही चार्ल्स लॉ की भी कंडीशन मिल जाएगी। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। हमको चार्ल्स लॉ मान लेते हैं पता नहीं है, तो किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि प्रेशर कांस्टेंट है। अब मान लेते हैं प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब P1 और P2 दोनों बराबर रहेंगे, P1 और P2 दोनों सेम रहेंगे क्योंकि प्रेशर तो चेंज होगा नहीं। मान लेते हैं किसके बराबर है, P के बराबर है। अब ये कंडीशन इस इक्वेशन में रखते हैं, P1 की वैल्यू P पुट करते हैं और P2 की वैल्यू भी P पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू V1 बाई T1 इक्वल टू P इंटू V2 बाई T2। P से P कैंसिल, तो क्या मिल गया आपको, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। और ये कंडीशन थी किसकी, चार्ल्स लॉ की। तो देखिए बॉयल्स लॉ की और चार्ल्स लॉ की दोनों की कंडीशन मिल गई, किसकी हेल्प से, गैस इक्वेशन की हेल्प से। तो इसीलिए गैस इक्वेशन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। भले ही आप चार्ल्स लॉ भूल जाइए, भले ही आप बॉयल्स लॉ भूल जाइए, लेकिन आप गैस इक्वेशन नहीं भूल सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ भूल जाना है। आप अगर डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली, अगर आपको चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ पता है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए गैस इक्वेशन। अगर आपको गैस इक्वेशन पता है तो आप इसको चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ वाले क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हो। बस आपको जो चीज कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट पुट करना है और वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को भूल जाइए, आप उस समय अप्लाई कीजिए गैस इक्वेशन। जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। रखना है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है या V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 होता है। आपको जस्ट ये कंडीशन ध्यान में रखनी है, बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मीनिंग क्या होता है और ये क्यों यूज होता है। तो आपको एक चीज कि अलग अलग टेम्परेचर पे या अलग अलग प्रेशर पे अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करोगे तो गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं अलग अलग टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अब अगर मुझे किसी गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, या फिर इसकी डेंसिटी क्या होती है, तो उसकी डेंसिटी तो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो मुझे क्या लेना पड़ता है, मुझे कोई सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर लेना पड़ता है ताकि मैं कंपेयर कर सकूं सारे गैसेस के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको। तो इसीलिए हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर लेके चलते हैं, उस पे ही हम मेजर करते हैं सारी गैसेस की प्रॉपर्टीज को और तब कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज एक गैस की प्रॉपर्टीज आपने किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर की, दूसरे गैस के किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर की, और फिर रिलेशनशिप अगर आप स्टेब्लिश करना चाहोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम एक टेम्परेचर और प्रेशर लेते हैं जिसको आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर बोलते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर की। तो ये कुछ नहीं है, ये दो सर्टेन वैल्यूज हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर की एक सर्टेन वैल्यू होगी। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन, और यही इक्वल टू होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखिए ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको लिया जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाता है 273 केल्विन को। उसी तरीके से अगर हम स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करें तो ये भी कोई वैल्यू होगी प्रेशर की। तो स्टैंडर्ड प्रेशर इज इक्वल टू होता है दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, और इसी को आप लिख सकते हो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ये मिल गया आपको स्टैंडर्ड प्रेशर। तो आपको ये ध्यान में रखना, आपको ये टर्म्स याद रखनी है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm या फिर 760 mm ऑफ Hg। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको पूछी जा सकते हैं या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 1 या 2 मार्क का, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पूछी जाती है जहां पे आपको दिया होता है कि एक गैस है जिसको आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में रखा हुआ है और किसी दूसरी कंडीशन में आपको उसका वॉल्यूम या टेम्परेचर या प्रेशर कुछ भी कैलकुलेट करना है। अब अगर आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पता नहीं होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर नहीं सकते हो। तो इसीलिए ये वैल्यूज पुट करनी है आपको। तो जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर या स्टैंडर्ड प्रेशर या STP लिखा हुआ
होगा तो आपको ध्यान में ये आना चाहिए कि उसका जो प्रेशर है वो इतना है और टेम्परेचर इतना है। प्रेशर कितना है 180 m या 760 mm और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये हमेशा केल्विन में रहेगा। डिग्री सेल्सियस में करोगे कन्वर्ट, तो अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो आपको उसको भी किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP इज 250 ml, व्हाट वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 500 mm Hg प्रेशर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमको कंडीशन गिवन है STP। STP पता है, तो मैंने आपको कहा था कि अगर STP है इसका मतलब हमको टेम्परेचर और प्रेशर ऑलरेडी पता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज 273 केल्विन। दूसरा प्रेशर, तो प्रेशर कितना है, दैट इज 180 m, या यहाँ पे mm ऑफ Hg में दिया है तो आप उसको बोल सकते हो 760 mm ऑफ Hg। तो मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन थी इनिशियल कंडीशन, तो इसको P1 और इसको T1 मान लेते हैं। और उस समय वॉल्यूम कितना था V1, ये कितना दिया हुआ है हमको 250 ml। तो ये इनिशियल कंडीशन थी जब STP भी थी गैस, मतलब टेम्परेचर इतना था, प्रेशर इतना था, तो वॉल्यूम इतना था। अब आपको पूछ रहा है कि जब टेम्परेचर इतना हो जाता है तो T2 हमको पता है, T2 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। अगेन यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो हमेशा केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए उसको। तो दैट विल बी इक्वल टू 27 प्लस 273 कितना होता है, वो होता है 300 केल्विन। तो आपको T2 की वैल्यू मिल गई, T2 इक्वल टू आ गया 300 केल्विन। नाउ अब हमको दूसरी चीज क्या दी गई है, ये प्रेशर भी दिया गया, दैट इज P2। P2 भी हमको पता है क्या है 500 mm ऑफ Hg मर्क्यूरी का। तो मैंने आपको कहा था कि STP वाले क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको कैलकुलेट करना है उस समय वॉल्यूम क्या रहा होगा, दैट इज V2। तो बस हमको क्या करना है, अब कंडीशन लगा लीजिए, गैस इक्वेशन पुट कर लीजिए। गैस इक्वेशन क्या कहती है, T1 इज इक्वल टू हो जाता है P2 V2 बाय T2। तो अब हम P1 की वैल्यू पुट करते हैं, प्रेशर कितना था 760 इंटू V1 की वैल्यू पुट करते हैं 250 बाय T1 की वैल्यू पुट करते हैं, टेम्परेचर कितना था 273 इक्वल टू P2 की वैल्यू भी पुट करते हैं, P2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 500 इंटू V2, ये हमको नहीं पता, और T2 की वैल्यू हमको पता है दैट इज 300। तो यहां से आप V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो V2 इक्वल टू कितना आ जाता है, यहां से बाकी सबको आप उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 760 इंटू 250, ये 300 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 300 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 273, और ये जो हमारे पास 500 है ये 500 होगा क्योंकि P2 की वैल्यू 500 थी, तो 500 भी डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 273 इंटू 500 ये V2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो V2 की वैल्यू क्या आ रही है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो V2 की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि V1 की वैल्यू ml में हमने लिखी थी, तो V2 की वैल्यू भी ml में ही आएगी। तो कितना ml आ रही है जरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया, एट 10 डिग्री सेल्सियस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज रिड्यूस टू 75% एंड द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 40 डिग्री सेल्सियस, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको इनिशियल कंडीशन पता है दैट इज T1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पता है T1 कितना दिया गया है आपको, T1 दिया गया आपको 10 डिग्री सेल्सियस, और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, केल्विन में। तो ये हो जाएगा 273 प्लस 10 केल्विन, और यू कैन से 283 केल्विन। तो T1 तो आपको मिल गया 283 केल्विन। अब P1 नहीं पता मुझे, तो P1 को आप मान लेते हैं P1 ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। दूसरी चीज जो हमको वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम भी नहीं है, तो वॉल्यूम V1 को भी V1 ही रहने देते हैं। अब हमको P2 पता करना है। तो P2 क्या कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज रिड्यूस्ड टू 75%, मतलब प्रेशर पहले जितना था अब उसका 75% ही रह गया है। तो इसका मतलब दैट इज 75% कितना, पहले कितना था P1, तो 75/100 इंटू P1, तो ये कितना हो जाता है
75% परसेंटेज आप ऐसे ही कैलकुलेट करते हो तो दैट इज 3/4। आप इसको कैंसिल कर सकते हो तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 इंटू P1। तो P2 की वैल्यू मिल गई आपको। P2 की वैल्यू क्या मिली हमको यहाँ से 3/4 इंटू P1। उसी तरीके से हम यहाँ से V2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। V2 कैसे? ये कह रहा है कि द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 40%। अब वॉल्यूम जितना पहले था बाय, यहाँ पे देखिए बाय और टू मतलब 275%, मतलब पहले जितना था अब उसका 75% रह गया, और यहाँ पे बाय लिखा गया मतलब पहले जितना था अब 40% और इंक्रीज हो गया। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की। 40% नहीं रह गया, 40% और भी इंक्रीज हो गया। मतलब पहले कितना था? पहले V1 था और अब 40% और इंक्रीज हो गया, मतलब 40/100 इंटू V1 इतना इंक्रीज हो गया। तो नया वॉल्यूम क्या होगा? V1 40/100 तो 4/10, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो जाएगा 2/5। तो ये हो जाएगा V1 प्लस 2/5 V1, और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 7/5 इंटू V1। तो 7/5 V1 आपका V2 आ गया। तो यहां से आप देख सकते हो P2 कितना मिल गया आपको? P2 मिल गया 3/4 P1, और V2 मिल गया आपको कितना? 7/5 V1। अब क्या करेंगे हम? अब इन वैल्यूज को गैस इक्वेशन में लिखेंगे। कंडीशन क्या होती है? P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। हमको क्या करना है? फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, मतलब T2 हमको पता नहीं है कि कितना है। तो यहाँ पे कंडीशन यूज कीजिए P1 को P1 ही रहने देते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है वैल्यू। V1 भी नहीं पता है। T1 हमको गिवन है, T1 हमको क्वेश्चन में दिया गया था, वो है 283 केल्विन इक्वल टू P2 हमको दिया हुआ है, वो कितना है? 3/4 इंटू P1। उसी तरीके से V2 भी दिया हुआ है हमको। V2 कितना है? यहाँ पे V2 की वैल्यू पुट कीजिए 7/5 इंटू V1 डिवाइडेड बाय, हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है T2 नहीं पता है हमको। तो देखिए यहाँ P1 मल्टीप्लाई है, यहाँ भी P1 मल्टीप्लाई है, V1 मल्टीप्लाई है, V1 मल्टीप्लाई है, तो P1 V1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। T2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो T2 इधर आ जाएगा, और 283 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू 7/5 इंटू 283। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ये भी किस में आएगा? केल्विन में आएगा। आप चाहो तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके आंसर लिख सकते हो। तो पहले आप टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लिखेंगे और फिर 273 माइनस करके टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे। तो आप इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में नहीं फंसोगे कभी भी। आपको रिड्यूस टू या इंक्रीज टू, अगर यहाँ पे लिखा होता है इंक्रीज टू 125%, मतलब पहले से 125% अब हो गया है, तो तब पहले वाले का 125% निकाल दिया जाता है। अगर यहाँ पे रिड्यूस टू की जगह रिड्यूस्ड बाय होता है कि 75% रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसका मतलब पहले से 75% कम कर दिया है, तो इसका मतलब अब कितना रह जाएगा? 75% माइनस करके अब केवल 25% ही बचेगा। तो आपको क्या करना पड़ता वहां पे? आपको लिखना पड़ता, अगर रिड्यूस बाय होता तो तब क्या करते? P2 इक्वल टू P माइनस करते कितना? 75%, तो वो 75% माइनस करते तो तब वो 1/4 P1 आता। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है, तो यहाँ पे आप कोई गलती मत कीजिए। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।